उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में आप सभी का गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुमार, आपको आपका अपना चैनल तक्षशिला ग्लोबल स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के बारे में सबसे पहले आज का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि ये एजुकेशनल चैनल बना है तो किस लिए बना है, किस पर्पस, इसका पर्पस क्या है। ये पर्पस बाबू इसलिए बनाया गया है कि शिक्षा को जो भी हम यहाँ सीखने वाले हैं, कोशिश किया जाए पढ़ाई और शिक्षा को इतना आसान और इतना सस्ता और इतना आसान कर दिया जाए, और ताकि जो भी बच्चे गांव गांव तक हैं, घर घर तक हैं, जो दूर भी हैं, उनके यहाँ तक भी आसानी से पहुंच सके। ठीक है। जिस शिक्षा को लेने के लिए, जिस चीज को सीखने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, उस चीज को पैसा ना देना पड़े, बहुत कम पैसे में या ना के बराबर। यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे जो भी आपको क्लास देने वाले हैं बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। ठीक है। इसके लिए एक पैसे चार्ज नहीं लगने वाले हैं। चाहे आपको इस क्लास के जरिए, हमको लगता है आप अगर ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं ना, उस ऑफलाइन क्लास के साथ साथ उससे अच्छा हम आपको देने वाले हैं आपके नोट्स, आपको पीपीटी, आपके जितने भी एग्जाम्स के रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो, उसका सोल्यूशन, एनसीईआरटी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको एक नहीं 5-5, 6-6, 7 ऐसे टॉपिक चीज मिलेंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इसलिए इन सब चीजों के लिए आप हमें से, अगर आप बोर्ड में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं या कंपटीशन में अगर आप अपना रिजल्ट चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िए। ठीक है। और जुड़ने के साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। ठीक है बाबू। चलिए आइए आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा क्लास का शुरुआती है आज फर्स्ट चैप्टर। हम लोग 12th क्लास से शुरू करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम जो धीरे धीरे पास में आते जा रहा है। आइए इस क्लास में देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट जो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 चैप्टर हैं बाबू पढ़ने के लिए, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र है इस चैप्टर का। जो वैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं आज हम, जो 2025 में पूछे हुए हैं, यानी पिछले साल 2025 में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उस क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। इसके साथ ही हमने कुछ क्वेश्चन एनालिसिस भी किया है कि देखा हमने क्या कि 2023 में जो है ना 13 अंक का इस चैप्टर से सवाल पूछा हुआ है। 2024 में ना 13 अंक से पूछा हुआ है। 2025 में जो पिछला साल 25 है उसमें 16 अंक का पूछ दिया क्वेश्चन। क्या उम्मीद इस बार 2026 में कितना पूछेगा? कम से कम पूछेगा तो 13 पूछेगा ही, और मैक्सिमम तो 16 पूछा है, यानी इसके बीच में पूछ सकता है या फिर 13 तक पूछेगा। लेकिन छोड़िए, हम 13 भी नहीं लेंगे, 10 मांग के चलते हैं। अगर एक चैप्टर पढ़ने से अगर 10 अंक पक्का हो जाता है तो क्यों नहीं हम उस पर काम करें। ठीक है। जो बच्चे अभी तक बोर्ड की तैयारी कहीं से नहीं किए हैं, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट सही जगह से नहीं किए हैं, या फिर किसी को डाउट लगता है, डर लगता है कि लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, गेस गाइड पढ़ना पड़ेगा, टेंशन छोड़ दीजिए। ठीक है। और आज से ही जुड़ जाइए, अभी से जुड़ जाइए और हमारे साथ मिलकर चलिए। आप एक कदम चलिएगा, हम आपके लिए 2 कदम चलने वाले हैं। ठीक है। चलिए आओ बाबू, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, यानी कि ये जो है ना इकाई का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं, वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2025 में पूछा हुआ है। 2024 का क्वेश्चन नहीं है, 2023 का क्वेश्चन नहीं है, 2025 का क्वेश्चन है। आपको इस क्लास के माध्यम से 2009 से लेकर के 2025 तक, यानी लगभग 16-17 साल का क्वेश्चन टोटल चीज मिलने वाले हैं। आप क्या सोच रहे हैं केवल ऑब्जेक्टिव मिलेगा? नहीं, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, 2 नंबर, 5 नंबर, हर एक तरह के क्वेश्चन को हम उपलब्ध करा देंगे। आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना नहीं पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं सिर्फ क्लास कराएंगे? नहीं, इसके साथ हम इसका सॉल्यूशन बना करके पीडीएफ में आपके इस चैनल के टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, ताकि आप जब भी क्लास करना हो तो आप इस पीडीएफ को देख लें, और उसको लिखने का तरीका कैसे, उसका आंसर हम लिखेंगे, कहाँ पारा छोड़ेंगे, कहाँ फिगर बनाएंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा तो फिगर के साथ उसमें उसका फॉर्मूला भी लिखेंगे, बीमीय सूत्र भी लिखेंगे, ये सारी चीज उसमें बताया जाएगा। ठीक है। इसलिए हमने बोला ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अन्य चैनल पर आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी लगे इसको जोड़ना चाहिए, जरूर जोड़िए। ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कभी भी। ठीक है। आइए हम सवाल को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे ना बाबू, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होगा ना, 4 गो आंसर बताएंगे एक्स्ट्रा। आप मत सोचिएगा कि एक क्वेश्चन का आंसर पूछा कि बल का मात्रक क्या होता है तो आंसर बोल दे न्यूटन। अन्य चैनल की तरह हम इसमें आपको टाइम पास के लिए नहीं, हम वाकई में जो हमको नॉलेज देना है उस हिसाब से हम काम करने आए हैं। हमको सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने हैं ज्यादा, हमको ज्यादा नेम फेम की बात नहीं है। हम कोशिश करें कि जो भी बच्चा हमारे क्लास कर जाए, वाकई में अगर कभी अपने आप से पूछे कि हम जो जहां से क्लास किया है क्या वाकई में सही है कि नहीं है, तो उसका दिल बोले कि नहीं, बिल्कुल सही जगह है। ठीक है। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा परिवार है जहां बहुत सारे टीचर हैं, एक साथ भीड़ लगा हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उस भीड़ में भी हम चाहते हैं
कि हम अपने बच्चे को ऐसे दें जो जिस बच्चे ने हमको अगर अपना अपना समय दिया, उसके समय के महत्व को समझते हुए हम उसको उससे अच्छा दें। ठीक है, आइए सवाल कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, परमाणु के अंदर नाभिक के चारों चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज 1896 में जे टॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया बाबू? जे टॉमसन ने किया। कब किया बाबू? इलेक्ट्रॉन। आइए जानते हैं, यह है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन, जे थॉमसन, इसका नाम होता है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने किया 1896 में किया। कब किया बाबू? 1896 से 97 भी देता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, यानी माइनस वाला कण है, निगेटिव पार्टिकल है। ठीक है, इसका विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है बाबू? तो सबसे पहले हम जानेंगे विशिष्ट आवेश कहते किसको है। विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश का अर्थ होता है बाबू कि किसी भी कण का अगर विशिष्ट आवेश पूछेगा ना, तो उसका आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कह रहा है तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये दोनों के अनुपात को ही इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं। प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश पूछ देते क्या बोलेंगे कि प्रोटॉन का आवेश बटा प्रोटॉन का द्रव्यमान, इन दोनों को भाग देंगे, जो मान आएगा वहीं उसका क्या हो जाएगा? विशिष्ट आवेश हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। ये बताइए, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर? -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है बाबू, कूलाम को हम लोग सी भी लिखते हैं, ये माइनस लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 10⁻⁻31 kg। ठीक है, हमने बोला था ना आपको 5 चीजें सिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन का खोज बताया, कब हुआ, किसने किया, ये बताया, कब हुआ ये बताया, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है ये बताया, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है ये बताया, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये बताया। एक क्वेश्चन पे एक आंसर नहीं बाबू, बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगे आप। ठीक है, चलिए अब बताइए, इसको हम लोग भाग देने वाले हैं। भाग देने के तरीके आपको पता होगा, आप भाग दे सकते हैं। ठीक है, अब ये चीजें नहीं सिखाएंगे हम कि 1 दशमलव से 1 दशमलव कटाइए, 16/91 हो जाएगा, और 10 के पावर -19 है, और ये ऊपर 31 जाएगा तो +31 हो जाएगा पावर में। इनको सोल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, जो भी कैलकुलेट कीजिएगा 1.77 इंटू 10⁻, इतना आता है। ठीक है, 10 के पावर -12, 10 के पावर 11। ठीक है, कूलाम प्रति केजी, सी फॉर कूलाम, केजी फॉर केजी। ठीक है, यानी ई बाई एम, ई माने इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का आवेश, एम मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। ई बाई एम का मान कितना होता है बाबू? 1.77 10 के पावर 11 केजी कूलाम प्रति केजी। इसको हम लोग कहेंगे किताब में, इसको इसके समरूप भी लिखता है 1.8 × 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी। ठीक है बाबू, अगर पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम का मान क्या होता है, तो वही समझिएगा विशिष्ट आवेश, यानी आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को हम कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ये वाला, ऊपर वाला 1.77 या 1.8। देखे तो कौन सा ऑप्शन दिया बाबू? 1.8 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी। आप जब भी घर पे आप बैठे हो पढ़ने के लिए, बनाने के लिए, तो पहले क्लास देखने के बाद कोशिश कीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और उसको नोट कर लें। ठीक है, कि कैसे होता है, किस तरह निकलता है, ये पता चल सके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर सोल्यूशन लेकर चलते हैं। चलिए नोट कर लिए, आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। इसको हम हटा देते हैं यहां से। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि किसी चालक को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ये बताइए, कोई बाहर से विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। अब कोई बाहर से एक चालक है जो आवेशित है। ठीक है, ये मान लिया कोई बाहर से कोई चालक है ए, जो अपना विद्युत क्षेत्र फैला कर रखा है, और ये चालक है बी। अब इसको इसके भीतर ले जाकर रखते हैं। ठीक है, इसको अंदर ले जाकर रखते हैं बी को। ये बताइए
कह रहा है कि जब इसको अंदर लेके जाकर रखेगा तो बी के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बी के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये बताइए कि अगर आप इसको अंदर ले जाकर रखे तब, चाहे बाहर रखे तब, इसके विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। क्या होगा बाबू? शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? तो याद रखिएगा, जब भी किसी चालक पर, ये चालक पर कोई आवेश नहीं है, ये चालक क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है, इस पर कोई आवेश नहीं है। अगर इस चालक को अगर हम बाहर से कहीं से आवेश देते भी है ना, प्लस आवेश, अगर प्लस देते हैं तो ये आवेश जो है ना चारों तरफ फैल जाएगा, लेकिन इसके भीतर नहीं जाएगा। किसी भी चालक को जब आप आवेश देते हैं, चार्ज करते हैं, तो वो उसके अंदर नहीं जाता है, बाहर ही फैल जाता है। ठीक है बाबू? अब बताइए, जब आवेश बाहर फैल गया, अंदर आवेश गया ही नहीं, अंदर आवेश का मान शून्य है, अंदर आवेश क्या है बाबू? जीरो है, तो अंदर का विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? जीरो। जब अंदर आवेश गया ही नहीं भीतर, तो भीतर जब आवेश नहीं तो भीतर विद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा? शून्य। यानी यहां भी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है, और जब इसको किसी क्षेत्र के भीतर भी लेकर चले जाइएगा ना, तो वहां भी क्या मिलेगा? शून्य ही मिलेगा। इस तरीके से इसका दूसरा का आंसर जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, जो ये 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ये 3 नंबर क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन बता दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और ये तीसरा क्वेश्चन हमने बता दिया, दूसरा हमसे छूट गया है, इसके बाद हम देख लेते हैं। किसी भी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, किसी चालक है और किसी बाहर के विद्युत क्षेत्र में लेकर अंदर रख देते हैं, तो उस चालक के अंदर के क्षेत्र को क्या होगा? तो भाई इसका क्षेत्र जो है शून्य है, अभी भी जाएगा तो क्या होगा जी? इसका क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, अब सिंपल एक भाषा में जानिए कि किसी भी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। किसी भी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है बाबू? शून्य होता है। सीधा बोल सकते हैं। क्यों शून्य होता है? तो क्योंकि उसका आवेश का मान शून्य होता है। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा? तो ये सीखा कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो उस चालक के बाहरी सतह पर फैल जाता है। जहां नुकीला भाग होगा वहां ज्यादा आवेश दिखेंगे, जहां बड़ा क्षेत्रफल होगा वहां कम दिखेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आकार, इस आकार का कोई चालक है, इस पर आवेश दे रहे हैं आप, प्लस भेज रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आवेश जो होगा ना दूर दूर होगा, स्पेस में गैप देके होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। यहाँ सघनता कम होगी, आंख फाक होगा, गांव की भाषा में समझिएगा तो। और जैसे ही इधर आएगा, नुकीले भाग की तरफ आएगा, जहां इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी, वहां पर देखिए आवेशों का सघनता बढ़ जाएगी। आवेशों की सघनता क्या हो जाएगी बाबू? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि जहां पर नुकीला भाग होता है वहां आवेश ज्यादा होते हैं, जहां बड़ा भाग होता है वहां आवेश कम होते हैं। लेकिन जो समरूप आकार का गोला होता है उस पर बराबर हिसाब से बटे होते हैं आवेश। ठीक है, समरूप वितरण कहते हैं इसको। चलिए, उस टॉपिक पर हमें नहीं जाना था, हमें ये बताना था कि किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके बाहरी सतह पर ही रहता है, उसके भीतर नहीं जाता है। जब आवेश शून्य होगा भीतर, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? शून्य होगा। इसी के साथ ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है बाबू, दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। ये कोई आवेशित चालक है, इस पर आवेशित कहने का मतलब कि इस पर आवेश दिया गया है। जब हम इस पर आवेश दे देते हैं तो इसके बाहरी विद्युत आवेशित क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये बताइए। जब यहाँ आवेश है तो किसी भी चालक को जब आप आवेश देते हैं ना, तो बाहरी सतह पर ही जाता है। अब यहाँ से विद्युत बल रेखा खींचिएगा, अगर आप रेखा खींचेगा तो हमेशा सतह से लंबवत होता है। विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है बाबू? हमेशा लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा सतह से लंबवत निकलती है, चाहे लंबवत प्रवेश करती है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋण आवेश में लंबवत प्रवेश करती है। ये प्लस वाला है ना, इससे केवल निकलेंगी। तो जो भी निकलती है वो 90 डिग्री पे निकलती है। कितना कोण पे निकलती है बाबू? 90 डिग्री पे। कितना पे निकलती है? 90। कितना पे निकलती है? 90 डिग्री पे। ठीक है, आप ऐसे चौकोर बना दीजिएगा, कोण तो 90 डिग्री हो जाता है, नहीं लिखिएगा तो भी माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी भी चालक से जब बल रेखाएं 90 डिग्री पे निकलती है तो वहां विद्युत क्षेत्र की दिशा भी 90 डिग्री होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। लंबवत का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ वही सवाल कह रहा है कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सतह के समानांतर होता है ना, सतह के लंबवत होता है। हाँ बिल्कुल सही, सतह के लंबवत। लंबवत मतलब 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री। ठीक है, सतह के साथ 45 डिग्री गलत है, 0 डिग्री गलत है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे। ठीक है, अब हम लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 3 क्वेश्चन। अब इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बाबू,
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है, इसके भीतर आवेश रखे गए हैं। इसके भीतर क्या रखे गए हैं बाबू? प्लस आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। कोई प्लस में है, कोई माइनस में है, ऐसे आवेश रखे गए हैं। इस जो बंद पृष्ठ किया गया है ना, पहले आवेश थे, उसके बाहर से एक काल्पनिक करके गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। कल्पना वाला पृष्ठ है। कल्पना समझते हैं ना, कल्पना किया हुआ, सपना जो देखते हैं, समझे, कल्पना कर रहे हैं, वैसे ही कह रहा है। ये काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाले जो भी गुजरने वाले फ्लक्स हैं, या फिर अंदर प्रवेश करने वाले जो फ्लक्स होंगे, जो भी होगा, प्लस में आएगा तो बाहर निकलेगा, माइनस में होगा तो अंदर जाएगा। तो कह जो भी बल रेखाओं की संख्या है फ्लक्स, वो क्या होती है। देखिए एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था गॉस। उस गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर अगर आवेश रखे गए हों तो उनसे निकलने वाला फ्लक्स जो होता है, निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होता है, कुल आवेश का, कुल आवेश, आवेश को हम लोग क्यू से बोलते हैं। तो क्यू मतलब कौन सा आवेश? तो कुल आवेश। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस प्रमेय है। यानी किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब कुल आवेश का मतलब क्या बाबू? सबको जोड़ना पड़ेगा। 4 आवेश है ना, 4 चार्ज है, चारों को जोड़ना पड़ेगा। 5 होते तो 5, 10 होते तो 10, 1 हुआ तो 1, सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर भले 0 हो जाए, चाहे प्लस में आ जाए, चाहे माइनस में आ जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बताइए, यहां देख रहे हैं ये जो फ्लक्स है, जिसको हम लोग फ्लक्स बोल रहे हैं, फ्लक्स। अब ये बताइए फ्लक्स जो है फाई, ये क्यू के क्या है? समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? देख रहे हैं कि दोनों समानुपाती है, तो बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो है समानुपाती होता है आवेश के। फ्लक्स समानुपाती होता है आवेश के। आइए इसमें हम देखते हैं क्या कह रहा है कि गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स मतलब फाई, क्या होता है? आवेश के समानुपाती होता है। आवेश के, बिल्कुल सही जवाब, हमने टिक मार दिया है पहले ही, यही सही जवाब है, क्योंकि फाई बराबर Q/ε0 होता है। देखिए तो आवेश के समानुपाती है ना, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि फाई समानुपाती Q0। जब ये समानुपाती है तो केवल समानुपाती वाले को टिक मारेंगे। ये कह रहा है आवेश के व्युत्क्रमानुपाती गलत है, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती गलत है, 0 है, ये भी गलत है, यानी सही आंसर ए वाला, ठीक है। समानुपाती होता है। क्या होता है बाबू? समानुपाती होता है। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछेगा हमने क्या क्या सीखा, 3-4 बातें। तो पहला चीज हमने सीखा कि विद्युत बल रेखा क्या होती है। मतलब किसी आवेश से जो भी विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश से निकलने वाली, धन आवेश से निकलने वाली काल्पनिक रेखा बल रेखा कहलाती है, ठीक है। वो बल रेखा धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में प्रवेश करती है। दूसरा चीज कि फ्लक्स किससे कहते हैं? तो जितनी बल रेखाएं निकल रही है ना काल्पनिक रूप से, उसकी लंबवत बल रेखा की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। जितना बल रेखा निकल रहा है उस बल रेखा की संख्या को गिनना पड़ेगा, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। अब बताइए किसी टॉर्च से रोशनी निकले, अब बोले कि उसमें किरणों की संख्या को गिनिए, काउंट कीजिए, आप काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। किसी बल्ब जल रहा हो, बल्ब से उसमें रोशनी निकल रहा हो, किरण निकल रहा हो, बोला जाए कि उसमें कितनी किरणें निकल रही है, गिन पाएगा आप? नहीं गिन पाएगा। अब सोचिए उसको गिनने वाला वैज्ञानिक गॉस कैसे गिन दिया, जिसको हम आंख से देख भी नहीं रहे हैं, उन किरणों को भी गिन दिया और उस फॉर्मूले का नाम दे दिया फाई बराबर Q/ε0, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोग जान गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाबू 4 नंबर के बाद आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? वोल्ट प्रति मीटर ऐसे दिया है ना, मात्रक ऐसे नहीं दिया है। देखिए हम मात्रक से सूत्र निकालेंगे कि किस चीज का सूत्र है। देखो बाबू वोल्ट लिखा है तो वोल्ट लिखेंगे, यहां डैश दिया, डैश का मतलब गुणा होता है। अब मीटर का पावर -1 है, यानी 1/मीटर का पावर 1 हो जाएगा। पावर अगर ऊपर -1 दिया है तो बटा के नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी वोल्ट प्रति मीटर। अब बताओ वोल्ट किसका मात्रक हो? वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का, ठीक है, डेल्टा V का। और मीटर किसका मात्रक है? दूरी का, डेल्टा R का। और बताओ डेल्टा V बाई डेल्टा R किसका मात्रक होता है बाबू? तो विद्युत क्षेत्र का। किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र का। आप पढ़े होंगे E बराबर -dV बाई dr, E बराबर -dV बाई dr। माइनस यहां नहीं है क्योंकि माइनस का मात्रक पकड़ में नहीं आ रहा है, यहां माइनस होता है। इस डेल्टा V को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा V बाई डेल्टा R।
कहीं कहीं फॉर्मूला में डेल्टा आर की जगह डेल्टा एक्स भी देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए ना किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। अब बताइए ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, किसका मात्रक है बाबू? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसका एक और नाम है तीव्रता, इसका एक और नाम है विभव प्रवणता। क्या कहते हैं बाबू इसको? विभव प्रवणता। क्या हमारी बातों को समझ पा रहे हैं सही से? जो भी बातें समझ में आ रही हो, अगर नहीं आती हो कोई बात तो आप उसको कमेंट में लिखिएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उसको लेकर आएंगे। ठीक है, हमारा कोशिश है कि जितना कम से कम समय में हम आपको समझा सके अच्छा से और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सिखा सके, ताकि आप उसको आसानी से एक दो बार जरूर रिविजन कर लें। ठीक है बाबू, यहां तक कंप्लीट हुआ। अब आइए इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सा ऑप्शन है? विद्युत फ्लक्स, गलत जवाब। विद्युत विभव, गलत जवाब। विभव में प्रवणता देता ना तो सही हो जाता। विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारिता, ये भी गलत जवाब। विद्युत क्षेत्र कह रहा है, अधूरा नाम दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलना चाहिए इसको, लेकिन दिया यही है तो इसी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप देख लिए बाबू, पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं अपने लास्ट वीडियो पे, लास्ट क्लास पे, इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, सॉरी। ठीक है, 2 माइक्रोकूलाम के आवेश, आप इसको स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब 5 नंबर कंप्लीट हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर और विपरीत आवेश हैं। पहले जैसा कह रहे हैं वैसा फिगर बनाएंगे हम। 2 आवेश हैं, ठीक है, ये 2 आवेश हैं और दोनों का आवेश का मान बराबर है। तो इसका Q1 है, इसका नाम भी मान लिया QQ। दोनों आवेश बराबर है, दोनों QQ, एगो प्लस है एगो माइनस है। इनका मान है 0.2 माइक्रोकूलाम। 0.2 माइक्रो को म्यू सी, इसको बोलेंगे 0.2 माइक्रोकूलाम। ये माइनस में ले लेंगे, एगो प्लस में ले लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं Q1 है और एक Q2 है, एक प्लस में और एक माइनस में है। कह रहा है दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, यानी इस दोनों के बीच की दूरी जो 12 होता है उसका मान दिया है 3 सेंटीमीटर। तो कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P बराबर वाट। इस सवाल को बनाने से पहले हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या क्या दिया है बाबू। तो Q का मान दिया है 0.2 माइक्रोकूलाम। इस माइक्रोकूलाम को हम बदलेंगे सिर्फ कूलाम में SI मात्रक में, तो 0.2 माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6 कूलाम। अब बताइए 12 का लंबाई का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो SI मात्रक में है नहीं, दूरी का मात्रक। 3 सेंटी को मीटर बदलने के लिए 10 के पावर माइनस 2 से गुणा करेंगे, 10 के पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है बाबू, अब हमको निकालना है P का मान, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, ये जानिए कि द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसको हैं? तो किसी भी आवेश, इसको P से सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं बाबू? P से। ठीक है, आवेश गुणे लंबाई, आवेश गुणे लंबाई होता है, इसको हम अल्पांश लंबाई भी कहते हैं। यानी P बराबर Q इंटू 12। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो आवेश, किसी द्विध्रुव के आवेश और उसके लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आवेश और उसके लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जब भी द्विध्रुव होगा तो दोनों आवेश का मान बराबर होगा, बस एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा। आइए यहाँ पर Q का मान रखते हैं बाबू। Q का मान कितना है? 0.2 10 टू दी पावर माइनस 6 गुणे 12 का मान है 3 गुणे 10 के पावर माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, 3 से गुणा करेंगे हम, कितना हो जाएगा बाबू? यहां से देखें तो इसको 2/10 कर देते हैं और यहां से हम लिख देते हैं 10 के पावर 2/10 और यहां 3 और 10 के पावर माइनस 6 और 10 के पावर माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर माइनस 8 और बटा 10 है यहाँ पर। ठीक है, अब इससे भाग दीजिएगा आप, ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। अगर ऐसा नहीं बुझा रहा है तो सिंपल से एक लाइन में भी आप समझ सकते हैं। 3 से गुणा कीजिएगा 2 में, 3 दूना 6 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है, बैठा दीजिए दशमलव और 10 के पावर माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा? मात्र C बड़का M छोटका, बड़का C दीजिएगा कैपिटल, ताकि कुछ C फॉर कूलाम। वैज्ञानिक के नाम पर पढ़ने वाला मात्रक बड़े अक्षर से लिखे जाते हैं और ये मीटर हो गया। ठीक है बाबू, इस तरीके से हम देखें तो इस सवाल में भी हमने देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 10 के पावर माइनस 8, 10 के पावर माइनस 8, ये माइनस 8 है लेकिन 12 दिया है, गलत दिया है। ये 12 कूलाम मीटर, ये भी गलत है।
ये भी गलत है, 6.10⁻8 ये भी गलत है, कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, यानी ये वाला जो सोल्यूशन है सही है। ठीक है, ऑप्शन ही गलत दे दिया है उसमें। चलिए इस सवाल में देखा जाए, लास्ट सवाल में भी तो हमने क्या सीखा बाबू कि द्विध्रुव किसे कहते हैं। द्विध्रुव का मतलब होता है जब दो आवेश बराबर मान में हो और प्रकृति से उल्टा हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, दो बराबर आवेश एक दूसरे से कम दूरी पर हो और अल्प दूरी पर हो और मान बराबर हो और प्रकृति उल्टा हो, तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब द्विध्रुव को आघूर्ण निकालना होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण को पी से सूचित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो आवेश और उसकी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है बाबू, अब द्विध्रुव आघूर्ण को पी से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि होता है, इसकी दिशा जो होती है ना माइनस से प्लस की ओर होती है, इसका दिशा याद रखिएगा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर की होती है, माइनस से प्लस की ओर। चलिए बाबू, इस तरीके से आज का हम लोग जो है 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कंप्लीट किए। एक क्वेश्चन छूट गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको छोड़ेंगे नहीं, 2025 का है तो उसको अगले नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना तो 2025 लिख के दिखाएंगे कि ये छूटा वाला क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास के लिए हम लोग बाबू इतना ही देखें। ठीक है, इस क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आप इस क्लास को जब देख रहे होंगे तो आप थोड़ा सा सिंसियर होकर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्लास में मस्ती भी आएगी, मजा भी आएगा। आने वाले क्लास में जैसे जैसे वीडियो आएगा हमारे लिए भी शुरुआती है, और आपको आने वाले समय में जैसे जैसे आपको चीज मिलेंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलेंगी, आपको हमने कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल्स के साथ प्रोजेक्ट के साथ आपको सामने दिखाने वाला हूं। ठीक है, हम चाहेंगे कि आप भी अपने उत्साह दिखाइए और हम भी अपना उत्साह दिखाएं और एक दूसरे को मनोबल बढ़ाएं। ठीक है, आप हमको सब्सक्राइब कीजिए, हमको लाइक कीजिए बीच बीच में। ठीक है, जो भी चीजें लगे, अगर कहीं से अगर आपको बीच में किसी चीज पे डाउट आ जाए तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा ताकि सवालों का जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।